Good morning, dear students. Today, our topic is noun or gerund with preposition. First of all, we have need to know about noun. Most of the students are familiar with the definition of noun. Noun is the name of person, place, or thing. In other words, we can say name is noun. After understanding noun, we need to know about gerund. Gerund is also a noun. It is formed with help of verb. It means ing form of verb which does the work of noun is called gerund. After that, we have to know about preposition. Preposition means संबंध सूचक अव्यय. Preposition is a word which comes before noun or pronoun and shows its relation with another noun or pronoun. It is called preposition. After this, we have to come to rule. अगर एक्सरसाइज में हम लोग जाते हैं, ठीक, तो किस तरह से जो है वाक्य मिलेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि नाउन और gerund विद प्रीपोजिशन से मिलेगा. ठीक, तो देखो एक्सरसाइज में जाने के बाद देखोगे कि दोनों वाक्यों को जब पढ़ोगे तो उसमें पाओगे कि इनमें एक के बाद एक कार्य हुआ है. तो तुरंत समझ जाना कि इन वाक्यों को नाउन और gerund विद प्रीपोजिशन से जोड़ा जाएगा. जैसे ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जांपल्स वी कैन अंडरस्टैंड दिस रूल. ही saw a danger. He saw danger. He ran away. He ran away. ठीक, उसने खतरा देखा, वो भाग लिया. अर्थात ही ran away का मतलब वो भाग निकला. तो इसमें हम देख रहे हैं कि इनमें एक के बाद एक कार्य हुआ है. पहले उसने खतरा देखा, उसके बाद में भागा. तो जब एक के बाद एक कार्य हुआ हो तो ऐसे वाक्यों को पार्टिसिपल से भी सिंपल बना सकते हो और gerund विद प्रीपोजिशन से भी सिंपल बनाया जा सकता है. ठीक ना, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि यही चीज़ तो पार्टिसिपल में भी बताया गया था, तो क्या इनको पार्टिसिपल से नहीं जोड़ सकते? तो इनको पार्टिसिपल से भी जोड़ सकते हो. ठीक, और एक के बाद एक कार्य हुआ है, इसीलिए नाउन और gerund विद प्रीपोजिशन से भी जोड़ सकते हो. अब कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो नियम होता है कि जब एक के बाद एक कार्य हुआ हो तब ऐसे वाक्यों को सिंपल बनाते समय आफ्टर प्लस gerund का यूज किया जाता है. तो सबसे पहले हम लोग आफ्टर लिख लेंगे. क्या लिखेंगे? आफ्टर. और इसी के तुरंत बाद फर्स्ट एक्शन दिखाने वाले वाक्य के वर्ब को gerund बना देते हैं. तो जैसे सा है तो सा को gerund बनाएंगे तो सीइंग हो जाएगा. आफ्टर सीइंग अ डेंजर, और इसी बार ऐसे काम लगाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस को सेम डाल लेंगे, ही रैन अवे. और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दोनों वाक्य जुड़ करके सिंपल बन गया. सिंपल कैसे बना? क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब है. कुछ लोग सोच रहे हैं कि सीइंग भी तो वर्ब है, तो सीइंग अब वर्ब नहीं है, ये तो आप लोगों का नाउन है, gerund है. प्रीपोजिशन के बाद ing वाली क्रिया अगर आई है तो उसे आप लोग क्रिया कभी मत मानो, उसको आप लोग हमेशा नाउन मानो. ठीक, तो कुछ सेंटेंस एक एक्सरसाइज में आप लोग जाएंगे तो इस तरह से मिलेंगे जिनमें एक के बाद एक कार्य हुआ रहेगा, तो ऐसे जोड़ करके सिंपल बनाएंगे. ठीक, और किस तरह के सेंटेंस मिल सकते हैं? सेकंड रूल के अंतर्गत समझ लीजिए. जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे कि he worked hard, he worked hard. नेक्स्ट है he failed, he failed. इन्हीं दोनों को कहा जाएगा कि सिंपल बनाओ. तो हम देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस का की मीनिंग है he worked hard, उसने कठिन परिश्रम किया. और सेकंड सेंटेंस की मीनिंग है वह फेल हो गया. अर्थात इन दोनों वाक्यों में विरोधात्मक भाव है. तो एक रूल होता है, नोट कर लीजिएगा, कि जब विरोधात्मक भाव वाले वाक्यों को
जोड़ करके सिंपल बनाने को कहा जाए, तब ऐसे वाक्यों को इन स्पाइट ऑफ प्लस जीरंड से ही जोड़ करके सिंपल बनाया जाता है। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, ठीक। तो इसको किस तरह से जोड़ेंगे, सबसे पहले हम इन स्पाइट ऑफ का यूज कर देंगे और इसी के तुरंत बाद फर्स्ट एक्शन शो करने वाले वाक्य के वर्ब को जीरंड बनाएंगे। पहले कठिन परिश्रम किया, उसके बाद में फेल हुआ है, तो अर्थात इसी वर्ब को जीरंड बनाएंगे। और कोई वर्ब जीरंड बनती कैसे है, तो आप लोगों को पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से वो जीरंड का रूप धारण कर लेती है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, और इसी तुरंत बाद कामा लग जाएगा, ही फेल्ड आ जाएगा, वह असफल हो गया। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह असफल हो गया, ठीक। तो कुछ सेंटेंस आप लोगों को ऐसे मिलेंगे, और जब ऐसे मिलेंगे तो आप लोग इन स्पाइट ऑफ प्लस जीरंड से जोड़ करके सिंपल बनाएंगे, ठीक। और इसके बाद जब आप लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो कुछ सेंटेंस इस टाइप के मिलेंगे, जैसे रहेगा शी वर्कड हार्ड, शी वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप, शी पास्ट, शी पास्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया और परिणाम कैसा निकला, पास हो गई, अनुकूल परिणाम निकला, ठीक। तो एक रूल होता है कि जब किसी एक वाक्य में अनुकूल परिणाम निकला हो और दूसरे में उस परिणाम का कारण हो, जैसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसने कठिन परिश्रम किया, जिसका परिणाम क्या हुआ, वो पास हो गई, परिणाम अनुकूल निकला हुआ है। अगर इस सेंटेंस को देखते हैं कि वह पास हो गई, इसके पीछे कारण क्या था, तो पता लग रहा है कठिन परिश्रम की, कठिन परिश्रम करना कारण है, तो इस सेंटेंस में कारण नजर आ रहा है और इस सेंटेंस में परिणाम दिख रहा है, ठीक। तो जब किसी एक वाक्य में कारण तथा दूसरे में अनुकूल परिणाम हो, परिणाम दो प्रकार का होता है, एक अनुकूल और एक मतलब विपरीत, तो अनुकूल परिणाम निकला हो, तब ऐसे वाक्यों को भी जीरंड विद प्रीपोजिशन के द्वारा ही जोड़कर सिंपल बनाइएगा। अब आप लोग सोच में पड़ गए कि ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ठीक। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए जो प्रीपोजिशन बनाया गया है वह ड्यू टू है या ओइंग टू है। चाहे ड्यू टू का यूज़ कर देना, चाहे ओइंग टू का यूज़ कर देना, दोनों का मतलब होता है के कारण, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ड्यू टू लिखेंगे, ठीक, ड्यू टू। उसके बाद फर्स्ट एक्शन दिखाने वाले वाक्य के वर्ब को जीरंड बना देंगे, तो बन जाएगा ड्यू टू वर्किंग हार्ड, और इसी के तुरंत बाद कॉमा, नेक्स्ट सेंटेंस से टेकन डाउन कर लिया जाएगा, उतार लिया जाएगा, तो इसका बन जाएगा कि कठिन परिश्रम करने के कारण वह पास हो गई। इस प्रकार से हम देख रहे हैं सिंपल एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो इसीलिए वर्ब को नाउन बना करके लाया गया, जीरंड बनाया गया है। पूरे वाक्य भर में देख लिया जाए तो एक ही मेन वर्ब है, जिस वाक्य में एक मेन वर्ब होता है वह वाक्य सिंपल होता है, ठीक। और किस तरह का सेंटेंस आप लोगों को मिल सकता है एग्जाम में या आप लोगों के बुक्स के एक्सरसाइज में, इस चीज़ को भी देखना है। जैसे कभी कभी आप लोग एक्सरसाइज में जाते हैं तो कुछ वाक्य ऐसे पाएंगे, ठीक ना, कि दो में से किसी एक वाक्य में अदरवाइज आया होगा, ठीक। जैसे इस तरह रहेगा आई टाट फुल स्टॉप, otherwise you would have failed, मैंने पढ़ाया अन्यथा आप असफल हो गए होते, ठीक। हम देख रहे हैं कि दो में से किसी एक वाक्य में क्या आया हुआ, अदरवाइज आया हुआ है। तो जब दो में से किसी एक वाक्य में अदरवाइज आया हो और ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करके सिंपल बनाने कहा गया है, तो तुरंत समझ जाना
कि और किसी विधि में भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसे वाक्यों को नाउन और जीरन विद प्रीपोजिशन के द्वारा ही जोड़ेंगे। वो भी जोड़ते समय कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय हमेशा नोट कर लेना जिसमें अदरवाइज आया हो, दो में से किसी एक वाक्य में, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय विदाउट प्रीपोजिशन आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग विदाउट लिख लेंगे। ठीक, विदाउट, विदाउट मीन्स के बिना। उसके बाद फर्स्ट एक्शन प्रकट करने वाली वर्ब है टाट, इसको जीरन बनाएंगे तो हो जाएगा टीचिंग, विदाउट टीचिंग से कम, अदरवाइज हट जाएगा क्योंकि इसका भाव विदाउट ने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वुड हैव फेल्ड, यू वुड हैव फेल्ड। ठीक, तो बिना पढ़ाए आप फेल हो गए होते। अब देखिए इन दोनों की मीनिंग में मैंने पढ़ाया, अन्यथा आप फेल हो गए होते, और इसकी मीनिंग जा रही है कि बिना पढ़ाए आप फेल हो गए होते। तो किसके बिना पढ़ाए, स्पष्ट नहीं हो रहा है भाव। तो हमेशा याद रखना कि इसी जीरन के पहले ये जो फर्स्ट एक्शन दिखाने वाले वाक्य का करता है, इसका पोसेसिव केस लिख देंगे। जैसे आई है तो माई, ही है तो हिज, शी है तो हर, वी है तो आवर, दे है तो दियर, इस तरह से लिख दिया जाता है। तो माई लिख देने से क्या हुआ, अब भाव स्पष्ट हो गया। अब हो गया मेरे बिना पढ़ाए तुम असफल हो गए होते, फेल हो गए होते, और चाहे कहो चाहे कह दो मैंने आपको पढ़ाया अन्यथा फेल हो गए होते। अब देखिए जो इन दोनों का भाव है वही इस अकेले सेंटेंस का भाव बन गया। ठीक, और सिंपल बन गया। क्यों सिंपल बन गया, क्योंकि एक ही वर्ब है फेल्ड, और एक टीचिंग के बारे में अगर चिंतित हो तो टीचिंग अब वर्ब नहीं रह गया है, टीचिंग एक जीरंड है। जीरंड के बारे में आप लोगों को बताया हूं कि जीरंड जो होता है वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जोड़ने से बना होता है और एक संज्ञा का कार्य करता है। इसलिए कहीं पर इस तरह से मिल जाए तो इसको आप लोग संज्ञा मानो, एक संज्ञा है, नाउन है। ठीक ना, और कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे। ठीक, और जब एक्सरसाइज में आप लोग जाएंगे तो ये जानो कि रूल्स 4 था आप लोगों का। ठीक, अब इसके बाद में जो रूल 5 बनता है कि जैसे दो में से किसी एक वाक्य में, ठीक, आप लोगों को श्योर दिखेगा या डेफिनिट दिखेगा, ठीक, और या सर्टेन दिखेगा, ठीक, तो तुरंत समझ जाना ऐसे वाक्यों को भी जीरन विद प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे। जिस सेंटेंस में श्योर डेफिनिट सर्टेन रहेगा उस सेंटेंस को जो कहते हैं उतार लेंगे और इसी के तुरंत बाद आप लगाएंगे, अगले वाक्य की क्रिया को जीरन बना देंगे। जैसे मान लो सेंटेंस है ही इज श्योर, वो निश्चित है। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस ही विल पास, वो पास हो जाएगा। ठीक, अब इसी को मान लो सिंपल बनाना है। देख रहे हैं कि दो में से किसी एक वाक्य में श्योर आया है, तुरंत समझ लो इन वाक्यों को भी जीरन विद प्रीपोजिशन के द्वारा ही जोड़ करके सिंपल बनाया जाएगा और किसी अन्य विधि में भटकने की जरूरत नहीं है। तो तुरंत क्या करेंगे, जिस सेंटेंस में श्योर है उसको जो करते उतार देंगे, ही इज श्योर। इसी तुरंत बाद में आप लगाएंगे और इस सेंटेंस की मेन वर्ब पास है, इसी पास को जीरन बना देंगे पासिंग, ही श्योर ऑफ पासिंग, वो पास होने के लिए श्योर है। के लिए भले जा रहा है, मुझसे निकला के लिए, तो आप लोग सोच में पड़ गए फार क्यों नहीं आ रहा है, तो जानते हो ना कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन जो है फिक्स रहते हैं, जैसे श्योर के बाद में फिक्स है आप आएगा, हिंदी में कुछ भी भाव जाए उससे नहीं मतलब है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर आप का यूज हो रहा है। ठीक, और इसी के बाद ये आप लोगों का जान लो कि 5वां रूल था। 5वें रूल के अंतर्गत एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें एक में श्योर डेफिनिट या सर्टेन होगा, समझ जाना जीरन विद प्रीपोजिशन से जुड़ेगा, और श्योर डेफिनिट सर्टेन वाले वाक्य को पहले उतार लेना, तुरंत उसी पर आप लगाना, अगले वाक्य की क्रिया को जीरन बना देना। इस तरह से आप लोगों का एक सिंपल बन जाएगा। और एक प्रकार का सेंटेंस इसमें और मिलता है जिसे आप लोग रूल नंबर 6 के अंतर्गत रख सकते हैं, और रूल है 6 है जैसे रहेगा द टीचर टाट हिंदी, टीचर ने जो है हिंदी पढ़ाया। ठीक, आगे ही
gave 5 rupees, उसने 5 रुपया दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करके जो है कनेक्ट करके सिंपल बनाना है। तो इन वाक्यों को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कार्य 2 हुआ है। टीचर ने हिंदी पढ़ाया और उसने 5 रुपया दिया, ठीक। लेकिन ये श्योर नहीं है कि एक दोनों कार्य जो दोनों मतलब प्रत्येक वाक्य में कार्य के बारे में वर्णन है, तो दोनों कार्य जरूरी नहीं कि एक के बाद एक ही हुए हो सकता है टीचर स्टार्ट करने के पहले 5 रुपया दे दिया हो, उसके बाद पढ़ाया हो, फिर अपने छात्र को छोड़ दिया हो घर जाने के लिए। तो रास्ते में जाते समय छात्र अपने मित्र से मिलता, कहता है गुरुजी हमको पढ़ाए 5 रुपया दिए, ठीक। अब बीच में भी याद आया हो, बीच में भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है। तो उसके मतलब चाहे वो जब देगा टीचर, लेकिन आप जिससे कहेंगे गुरुजी पढ़ाए 5 रुपया, ठीक। तो इन दोनों वाक्यों को पढ़ने से श्योरिटी नहीं कि एक के बाद एक कई कार्य हुआ है। तो जब ऐसी निश्चितता ना हो कि एक के बाद एक कार्य हुआ है, तब ऐसे वाक्यों को ना बिसाइड्स प्लस जीरंड से जोड़ करके सिंपल बनाते हैं। और बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त। क्या होता है? के अतिरिक्त। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? बिसाइड्स, ठीक। बिसाइड्स हो जाएगा। उसके बाद इसको जीरंड बना देंगे, बिसाइड्स टीचिंग, टीचिंग। और हिंदी है तो हिंदी लिख लेंगे बिसाइड्स टीचिंग हिंदी, कामा। और ही का मतलब द टीचर, द टीचर, द टीचर गेव 5 रुपीज। टीचर ने 5 रुपया दिया। हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त अध्यापक ने 5 रुपया दिया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं एक्सरसाइज में, तो इनको इस तरह से। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, उसको आप लोग चाहे रूल नंबर 7 के अंतर्गत रख लीजिए, ठीक। तो वो इस तरह से है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे सेंटेंस रहता है शी heard the news, उसने समाचार सुना। her husband had died, उसका हस्बैंड मर चुका था। she fainted, वो जो है मूर्छित हो गई, ठीक। कभी कभी ऐसा था हस्बैंड डाइड, सी हर्ड द न्यूज, सी फेंटेड, ठीक ना। उस तरह भी दिया रहता है, कभी ऐसे रहता है। तो हमेशा याद रखना, एक रूल होता है, जैसे 3 सेंटेंस है, तीनों में से किसी एक वाक्य में जब हर्ड हो, यही पहचान है हर्ड, तो इस हर्ड को जीरन बना देना पड़ेगा, हियरिंग कर देना होगा। और इसी हियरिंग के ठीक पहले प्रीपोजिशन रटे रहना आन का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? आन। तो सबसे पहले हम लोग आन लिखेंगे, उसके बाद हर्ड को, हर्ड किसी भी वाक्य में हो, चाहे पहले में, चाहे दूसरे में, चाहे तीसरे में, इससे नहीं मतलब है, इसी हर्ड को ही जीरन बनाएंगे, ठीक। आन हियरिंग, और सुन करके, क्या सुन करके? हर्ड, इसके बाद जीरन जिसको बनाए, उसके बाद जो शब्द है उसको उतारेंगे। द, देखिए, तो उसके बाद जैसे हर्ड को जीरन बनाए, हियरिंग हो जाएगा, तो द न्यूज को द न्यूज लिख दिया जाएगा। अब समाचार सुना, किसका समाचार था? सोचो, तो होगा अपने पति के मौत का, इसी का ट्रांसलेशन कर लो। तो का की इंग्लिश ऑफ, किसका? हर हस्बैंड्स डेथ। डाइड को नाउन बना देंगे, कामा सी फेंटेड। तो इसका अर्थ हो गया कि अपने पति के मौत का समाचार सुन करके वो मूर्छित हो गई। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द साइट ऑफ बोर्ड एग्जाम। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑन योर एग्जाम ट्रिप, फर्स्ट सी दिस क्वेश्चन, ओके। After this, I shall discuss the remaining part of
noun are given with preposition in the next part.